गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, कैसे, कब और कहाँ। अब हमने इतिहास में बच्चों देखा है तारीखों का अपना एक खासा महत्व होता है। तो हमारी हेडिंग भी शुरू होती है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास को क्या है, तारीखों का ही पर्याय माना जाता था। लेकिन बच्चों आजकल हम चेंज देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं। आजकल जो हम पीछे की 2 क्लासों में पढ़कर आए हैं उनमें क्या है, तारीखों का महत्व ना होकर क्या रहा है, अवधि का महत्व रहा है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा, और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से क्या है, इन घटनाओं की क्या है, निश्चित तिथि बताई जा सकती है। और इस तरह से क्या है, इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में पढ़ा है, उसके अनुसार दूसरे मुद्दे और दूसरे सवाल जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हमारे इतिहास में। वो कौन से मुद्दे थे जो महत्वपूर्ण रहे कि आम लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो आज हम देख पा रहे हैं बच्चों, इतिहास को क्या है, नए नज़रिए से देखा जा रहा है। सिर्फ तिथियां ही इतिहास में नहीं पढ़ी जा रही, बल्कि जो सामाजिक बदलाव आए, जो राजनीतिक बदलाव आए, किन कारणों से आए, उनका क्या प्रभाव पड़ा, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। कौन सी तारीखें, अब हम इसमें बढ़ेंगे कि तारीखें जो महत्वपूर्ण होती हैं वो कौन सी होती हैं, किस प्रकार की तारीखें होती हैं और किन कारणों से होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक उदाहरण पर विचार करना होगा। जैसे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अब बच्चों क्या है, भारत में जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। और पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया प्रथम वो था आपका विलियम बेंटिक। लेकिन हमारी इस बुक में क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स को ही क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दिखाया गया है। और हमारा आखिरी वायसरॉय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग्स, वेल्जली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन आदि के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ में हम क्या है, औपनिवेशिक युग के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं। तो कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है, इन वायसरॉय ने या इन गवर्नर जनरल ने कब शासन पद जो है ग्रहण किया, कब इनका शासन खत्म हुआ। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरॉयों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था, मानो इनके जीवन के बाहर कोई चीज थी ही नहीं। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। तो अब हम ये पढ़ेंगे, साइड में जो था, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। अब ये विज्ञापन दिया गया है लिप्टन चाय का, ये रहा लिप्टन चाय, तो उसका विज्ञापन है। और ये फोटो जो है आर्थर ड्यूक की है। आर्थर ड्यूक कौन था बच्चों,
ये राजकुमार था रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा, जो क्या है घोड़े पर बैठा हुआ है, और इसको कौन सी उपाधि या पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनॉट की। कौन सी उपाधि दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनॉट की। और ये जो विज्ञापन है लिप्टन चाय का, ये 1922 में तैयार किया गया था। जेम्स रेनेल का बनाया गया ये चित्र है, और जेम्स रेनेल को नक्शे बनाने का, हिंदुस्तान के नक्शे बनाने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा था। इसमें ब्राह्मण लोग अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। ब्रिटेनिया किसका प्रतीक है? ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। इसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया के वर्चस्व को मानते हुए अपना सर्वस्व के रूप में अपना धार्मिक ग्रंथ सौंप रहे हैं। इस चित्र में रेनेल की औपनिवेशिक प्रवृत्ति का पता चलता है। इसमें दर्शाया गया है कि भारतीय उपनिवेश के धार्मिक लोगों ने भी औपनिवेशिक शासन की सत्ता व सर्वोच्चता को सहर्ष स्वीकार किया था। ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, जो क्या है 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। मैंने पहले ही बताया है आपको कि हमारे बुक में क्या है, पहला गवर्नर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को दिखाया गया है। इतिहास की किताबों में क्या है, गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों, उनकी गौरव गाथाएं और तस्वीरों में उनके क्या है भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। क्यों उभारा जाता था? क्योंकि यह काल क्या था, अंग्रेजों का काल था, औपनिवेशिक काल था। तो औपनिवेशिक काल में क्या है, जो औपनिवेशिक अधिकारी थे उनके व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाता था। जो प्रभावशाली देश होता है उसी का क्या है, प्रभुत्व व वर्चस्व दिखाया जाता है। अब हमने तारीखों के बारे में तो पढ़ लिया कि कौन सी तारीखें हम पढ़ते हैं। तो अब इस पाठ में हमें क्या है, जो औपनिवेशिक युग है उसके बारे में पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक युग में अवधियाँ जो है कैसे हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में इंग्लैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। किसने लिखी अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल कौन था? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को क्या है 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इस निर्धारण को क्या है ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? हाँ बच्चों, दिखाई देती है, क्योंकि सिर्फ जो है जो इसने बंटवारा किया है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये क्या है राजाओं के धर्म के आधार पे किया है। और सिर्फ क्या है उस समय में जो हमारे राजा लोग थे, क्या सिर्फ हिंदू ही एक समय में शासक रहे, या मुस्लिम ही एक समय में शासक रहे, या ब्रिटिश ही एक समय में शासक रहे? ऐसा नहीं था बच्चों। जब कुछ राजा हिंदू थे तब कुछ रजवाड़ों या रियासतों में क्या है अन्य धर्म के लोग भी राजा थे, जैसे सिख थे, मुस्लिम थे या अन्य राजपूत थे। तो इस तरह से क्या है अनेकों जो है धर्म व जातियों के लोग जो है राजा हुआ करते थे। इसी तरह ब्रिटिश काल में क्या पूरा भारत ब्रिटिशों के अधीन था? नहीं, कुछ देसी रियासतें भी थी जिन पे क्या है हमारे राजा शासन करते थे। तो इसको हम क्या है पूरी तरह से सही विभाजन नहीं कह सकते हैं। अब मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर
ले जा सकता था। तो मिल की राय में भारत के लोगों के बारे में क्या विचार थे कि भारत के लोग सभ्य नहीं है, शिष्टाचारी नहीं है, तो भारत के विकास के लिए किसकी ज़रूरत है? ब्रिटिश शासन की ज़रूरत है। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो ये औपनिवेशिक सोच का पता चलता है जेम्स मिल की, कि वो क्या है, भारतीयों को कमतर, बहुत अधिक कमतर मानता था, और जो औपनिवेशिक शासन था उसको क्या है, सर्वोच्च मानता था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक थी। तो जेम्स मिल के अनुसार अंग्रेजी शासन किसका प्रतीक था? प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। जेम्स मिल के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन से पहले क्या था? अंधकार का ही दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है अंग्रेजों से पहले का, वह समृद्ध था, और भारत जो है सोने की चिड़िया भी कहा जाता था ब्रिटिश उपनिवेश से पहले। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको क्या है, बाकी देशों ने भी अपनाया है। तो जो जेम्स मिल की राय थी उससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकते। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। तो जो जेम्स मिल ने जो हमारे इतिहास को कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश में, वह काल विभाजन भी सही नहीं था और हम उससे सहमत नहीं हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो अंग्रेजी जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या दिखाया है? अंग्रेजी शासन को समानता, स्वतंत्रता व मुक्ति का प्रतीक दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं था। अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते थे और ना ही उन्होंने स्वतंत्रता दी थी भारतीयों को। उन्होंने अंग्रेज लोगों के लिए अलग कानून बनाए थे और भारतीयों के लिए अलग कानून बनाए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन में समानता व स्वतंत्रता की कोई भावना नहीं थी और न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, क्योंकि भारतीय जो कामगार थे, भारतीय जो शिल्पकार थे, उनको तो बर्बाद कर दिया था औपनिवेशिक शासन ने, और अपना क्या किया था? कच्चा माल यहाँ से ले जाकर अपना क्या किया था? विकास किया था, प्रगति की थी, उन्नति की थी। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि औपनिवेशिक काल में समानता, स्वतंत्रता, आर्थिक विकास या प्रगति थी। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। हाँ, तो यह सही है, क्योंकि भारत क्या था? भारत का जो ये
250 वर्षों का समय है, यह औपनिवेशिक युग कहा जाएगा, क्योंकि इस समय में भारत जो है अंग्रेजों का एक उपनिवेश था और अंग्रेजों ने जो शासन किया उसको हम औपनिवेशिक युग कहेंगे। औपनिवेशिक क्या होता है? तो अब इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। तो औपनिवेशीकरण क्या होता है बच्चों? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आसान शब्दों में क्या है कि जब कोई ताकतवर देश एक कमज़ोर देश पर अपना अधिकार कायम कर लेता है और उस अधिकार की वजह से जो कमज़ोर देश होता है, जो उपनिवेश देश होता है, उस देश में क्या है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? औपनिवेशीकरण कहेंगे। हम किस तरह जानते हैं? जो औपनिवेशिक युग है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि क्या स्रोत हैं जिनसे हमें औपनिवेशिक युग के बारे में जानकारी मिलती है? तो बच्चों, जो औपनिवेशिक युग था उस समय में प्रशासन जो है क्या करता था? अभिलेख तैयार करता था। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी नीति है, कोई भी नियम है, उसका क्या है, लिखित में होना जरूरी है। क्यों लिखित में होना जरूरी है? ताकि उसके ऊपर अच्छे से अध्ययन किया जा सके, उस पर अगर वाद विवाद की जरूरत पड़े तो वाद विवाद किया जा सके। और इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम, टिप्पणी मतलब रिमार्क और प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। तो रिपोर्ट और जो मेमोरेंडम है या रिमार्क्स हैं, ये कब शुरू हुए भारत में? औपनिवेशिक शासन के दौरान। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके साथ अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं औपनिवेशिक सोच के बारे में। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। अब उस टाइम में क्या है, छपाई का काम नहीं होता था, छपाई की मशीनें नहीं थी। तब क्या है, उनकी नकलें किससे बनवाई जाती थी? सुलेख नवीस से ही बनवाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। तो सुलेख नवीस या खुशनवीसी कौन होते हैं? जो क्या है, चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। मध्य तक 19वीं सदी कौन सी हुई? 1801 के बाद के समय को, 1801 से 1899 के समय को हम क्या कहेंगे? 19वीं सदी कहेंगे। और इसका मध्य क्या हुआ? 1850 के आसपास का समय क्या कहलाएगा? 19वीं सदी का मध्य। तो इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों की
दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। पहले तो क्या है बच्चों, सुलेख नवीस या खुशनवीस से क्या है, रिपोर्ट्स की नकल बनवाई जाती थी। कोई भी पत्र पत्रिकाएं थी उनकी नकल बनवाई जाती थी। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में छपाई तकनीक आने से उनकी क्या है, छपाई करवाई जाने लगी। अब ये क्या है बच्चों, कुछ रिपोर्ट जो गृह विभाग को भेजी गई वो दिखाई गई है यहाँ पे। 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उसमें विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके नमूने इस प्रकार हैं। जैसे बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। इसी तरह ये विशाखापट्टनम का है, बंदरगाह का स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। तो ये रिपोर्ट्स थी, सरकारी रिपोर्ट्स हैं। अब ये फोटो क्या है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का, जो 1920 के दशक में बनाया गया। कहाँ पे है ये, नई दिल्ली में। और ये वायसरॉय के निवास के नज़दीक ही बनाया गया था बच्चों। इससे क्या पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था, जिससे क्या है ये वायसराय के बिल्कुल निवास के पास ही बनाया गया था। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब औपनिवेशिक काल में जो सर्वेक्षण हुआ उसका बढ़ता महत्व के बारे में पढ़ेंगे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। और कैसे जानेंगे हम, अगर वहाँ का सर्वेक्षण करवाया जाए। और इस सर्वेक्षण में क्या क्या शामिल था, धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। अब यहाँ पे जनगणना की बात आई है बच्चों, तो सबसे पहले भारत में जनगणना कब की गई, तो कब की गई बच्चों, 1872 में। और सिलसिलेवार जो भारतीय जनगणना है वो कब शुरू हुई, 1881 में। 1881 के बाद हर 10 साल में भारत में जनगणना की जाती है। तो प्रथम जो जनगणना 1872 में हुई, लेकिन जो सिलसिलेवार हुई वह 1881 में शुरू की गई, जो हर 10 साल बाद की जाती है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अब अंग्रेज क्या है, किसी भी कोने को या किसी भी फील्ड में जो है, किसी भी क्षेत्र में खुद को कमज़ोर नहीं पाना चाहते थे। हर तरफ से अपने आप को सुदृढ़ करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, हर तरह के सर्वेक्षण की तरफ ध्यान दिया। अब ये चित्र है, शरीफ के पौधे का चित्र है। ये 1770 के दशक का बनाया गया है। ये क्या है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता
चलता है। तो क्या पता चलता है बच्चों इससे उपनिवेशवाद के बारे में? अभी अभी मैंने बताया कि जो औपनिवेशिक शासन था वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में मजबूत होना चाहता था, सुदृढ़ होना चाहता था। तो हर फील्ड की जानकारी जो है सर्वेक्षण के माध्यम से लेना चाहता था। अब ये क्या है, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है 1832 की। अब इसमें देखो जो सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण है उनके चित्र जो है अगले हिस्से में दिखाए गए हैं। इनसे क्या पता चलता है कि चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खासतौर से जोर देना चाहता है। अब ये 1857 के विद्रोह का जो है चित्र है। ये कोई अंग्रेजी चित्रकार है। इससे उनकी किस सोच का पता चलता है? इसमें क्या है, इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो इसे उनकी अंग्रेजों की किन सोच का पता चलता है, किस औपनिवेशिक सोच का पता चलता है कि भारतीयों को वो क्या समझती थी, लालची, दुष्ट और बेरहम। तो अंग्रेजों की दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, इन रिकॉर्ड से हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। तो ये दूसरे स्रोत कौन से हैं? डायरिया है, तीर्थ यात्राएं हैं, यात्रियों के संस्मरण है और महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं हैं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात भी समझ आने लगेगी। तो कैसे जान सकते हैं बच्चों? पत्र पत्रिकाओं, अखबारों और उपन्यासों के माध्यम से क्या है, हम आम आदमी, आदिवासी, किसान व खनिकों के बारे में भी जान सकते हैं। अब सरकारी रिकॉर्ड्स के बारे में तो हमने पढ़ा। अब ये है अखबार की एक कटिंग। इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। अब हमने देखा बच्चों, ऊपर जो चित्र दिखाया गया है ये साइड में, इसमें क्या है, बागी सिपाहियों को, ये सरकारी रिकॉर्ड्स है, सरकारी रिपोर्ट्स है, तो इसमें क्या है, बागी सिपाहियों को क्या दिखाया गया है, लूट खसोट करते हुए दिखाया गया है और भारतीयों को क्या है, लालची, दुष्ट और बेरहम दिखाया गया है। लेकिन यह अखबार, इस अखबार में क्या है, जो पुलिस वालों को जो घटिया भोजन मिल रहा है सरकार की तरफ से, उसका क्या है, उसको दिखाया गया है। तो दोनों रिपोर्ट्स में कितना अंतर है देखो बच्चों। जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या है, बागी सिपाहियों को या भारतीय सिपाहियों को लालची, दुष्ट या लूट खसोट करते हुए दिखाया गया है, जबकि अखबार क्या है, किसको घटिया बता रहा है, किसके खाने को घटिया बता रहा है, जो सरकार है या औपनिवेशिक जो सरकार है उसके खाने को घटिया बता रहा है और कम वेतन दिया जा रहा है। उनकी पुलिस वालों को उस बात को उठाया गया है। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया।
एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। तो दोनों जो रिपोर्ट्स हैं, दोनों जो आधिकारिक रिपोर्ट्स हैं उनमें कितना अंतर है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा बच्चों कि जो सरकारी रिपोर्ट्स है और जो आम जनता की आवाज़ है, आम जो हकीकत है उसमें कितना फ़र्क है। तो उम्मीद है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।